राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित मालासेरी भगवान देवनारायण की जन्मस्थली के मंदिर महंत हेमराज जी पोसवाल सीधे आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनसे सामाजिक राजनीतिक बिंदुओं पर हल्का सा विमर्श करते हैं। आपके कमेंट से संवाद को और सार्थक बनाएंगे। महाराज जी बताइए कुछ अपने बारे में और मंदिर के बारे में। देखो, हम भगवान श्री देवनारायण की जो जन्मस्थली है, भगवान देवनारायण ने संवत 968 में साधु माता खटानी ने मालाश्री डोंगरी आके तपस्या करी थी। वहाँ भगवान विष्णु का कमल के फूल में अवतार हुआ। उस जगह पे हम पोसवाल गोत्र के पुजारी पूजा करते आ रहे हैं, जो सैकड़ों साल से करते आ रहे हैं। और ये जो मध्य प्रदेश क्षेत्र है, यहाँ पे भगवान देवनारायण का ननियाल है। और ये उज्जैन में भगवान देवनारायण की शिक्षा दीक्षा हुई और इस जगह पे भगवान का लालन पालन हुआ। यहाँ से भगवान देवनारायण वापस गढ़गोटा में आकर के जो उनका राज खुर्द बुर्द हो गया था, उनके साम्राज्य को पूरे जो उनके विद्रोही थे उनसे युद्ध लड़के जीत करके भगवान देवनारायण ने पूरे साम्राज्य का एकीकरण करके एक छत्र करके पूरी बदनौर रियासत पे भगवान देवनारायण ने राज किया। और उसके बाद में समाज को एक शिक्षा का मैसेज छोड़ के गया कि भाई शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जिससे आदमी आगे बढ़ा जा सकता है। जो अभी अपने आपके पास में संदीपन आश्रम है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हुई थी, इसी आश्रम में भगवान देवनारायण की भी शिक्षा हुई है। तो भगवान देवनारायण ने मैसेज दिया कि भाई खुद ने भी शिक्षा आश्रम में रह के ग्रहण करी, तो अपन को भी एक मैसेज होना चाहिए कि भाई अपन शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। ये भगवान देवनारायण का पहला मूल मंत्र था। इस पे समाज को आगे बढ़ना चाहिए और आगे जो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ कर के समाज का जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें भी जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से आगे बढ़ रहे हैं उनको योगदान देना चाहिए। शिक्षा, समाज, राजनीति, क्योंकि लोग कहते हैं कि सारा जो रास्ता है वो लोकतंत्र के रास्ते से ही समाज का नवनिर्माण होता है। और चूँकि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में रहते हैं और लोकतंत्र ही हमारी पहचान है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। भारत का ये राजस्थान प्रांत जो है वो पिछले काफ़ी दिनों से राजनीतिक रूप से अस्थिर नज़र आ रहा है। आपको इसके पीछे क्या कारण नज़र आते हैं? इसके पीछे तो आपस की जो गुटबाजी है वही नज़र आ रही है कि भाई एक दूसरे को जो जिसकी लोकप्रियता है उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं और उसको नकारना चाह रहे हैं, इसलिए ये स्थिरता पैदा हो रही है। आपके शब्दों का अर्थ अगर मैं समझ पाया हूं तो जिसकी लोकप्रियता है उसकी लोकप्रियता को पार्टी के लोग महत्व नहीं दे रहे हैं और अनावश्यक विरोध कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं राजेश्वर सिंह, जिनका नाम आगे चलकर के हो गया था भरतपुर में चुनाव लड़ने के दौरान राजेश पायलट, उनके सुपुत्र सचिन पायलट जो राजस्थान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, कई पदों पर रहे, लेकिन वर्तमान में टोंक से केवल विधायक हैं। क्या भविष्य है उनका? देखो, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। अभी उनका जो स्कोर है वो काफ़ी बढ़ेगा। अभी वो नौजवान है। भविष्य में इस राजस्थान और देश से उनसे कई उम्मीद करता है और उस उम्मीद पे भी जो उनकी लोकप्रियता के अनुसार अपन अनुमान लगा सकते हैं कि उस पर वो खरा उतरेंगे। और उनके जो पिताजी थे माननीय राजेश पायलट साहब, हमारे आसीन में जो सोई बोझ का जो मंदिर है उसके संरक्षण का मामला हो, पुष्कर का हो, जोधपुरिया का हो, कई धार्मिक स्थान है और सामाजिक सद्भावना हो, मीणा, गुजर, जाट, राजपूत सबको साथ लेकर के एक बड़े नेता के रूप में जो राजेश पायलट साहब उभरे थे, उनके पद चिन्हों में चल करके पायलट साहब ने उनसे भी कई आगे ग्रोथ करके ये दिखा दिया है कि भाई मेहनत और लगन किसी से पीछे हटने वाली नहीं है और वो कामयाब जरूर होंगे। 2018 में 4 प्रदेशों में चुनाव हुए थे, चारों में ही कांग्रेस की सरकार संभवतः बनी थी। 3 प्रदेश अध्यक्षों को कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री बना दिया। राजस्थान प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष थे माननीय सचिन पायलट, उन्हें मुख्यमंत्री में नहीं बनाया था। आप कैसे देखते हैं इस घटना को? देखो, जो अपन अभी की बात कर रहे हैं, जो सरदार पटेल की बात कर लेते हैं। सरदार पटेल जब इस देश का जो प्रथम प्रधानमंत्री बनने का लायक है, जो पूरा देश स्वीकार करता था उसको, और पूरे देश की जो रियासतें थी एकीकरण सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ।
अगर सरदार पटेल ये रियासतों का एकीकरण नहीं होता तो आज भारत एक खंड खंड में होता। तो उस टाइम का जो 15 जो इनके जो कार्यकारिणी मेंबर थे, उसमें से 14 मेंबर ऐसे थे जो सरदार पटेल को प्रधानमंत्री देखना चाहते थे। पर जो ऐसी सामाजिक जो जाति के जो लोग हैं और जो समाज को आगे, देश को भविष्य सुधारने वाले जो लोग थे और जिनकी सोच कमज़ोर थी, वो लोग चाहते थे कि भाई ये अगर प्रधानमंत्री बन गया तो अपना भविष्य कहीं नज़र नहीं आएगा। खुद के स्वार्थ के लिए ऐसी महान आत्मा को एक कदम पीछे हटाने का काम किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना गया। और ये गुट माननीय अपने देश के जो गांधी राष्ट्रपिता कहते हैं, उनके थ्रू अपने इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पिया था। तो उसी के आधार जहर का घूंट पिया। उसी के आधार सचिन पायलट ने भी जब प्रदेश का चुनाव हुए तो अपन भी देख रहे थे, जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी प्रदेश देखते थे तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, बघेल साहब थे तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। परंतु राजस्थान में ऐसा क्या कारण रहा, ये विश्वास कैसे उठ गया कि भाई इसको प्रधानमंत्री नहीं बना करके मुख्यमंत्री नहीं बना करके इनको दूसरा नेतृत्व दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी जो अंग्रेजों के टाइम से ही चली आ रही नीति है, डिवाइड के हिसाब से। आज भी आप कश्मीर देख लो, हिमाचल देख लो, वहाँ के जो गुजर है, आज़ादी में जो सबसे ज़्यादा योगदान है इस समाज ने दिया है। जो आज़ादी की गुलामी कभी उसने ग्रहण नहीं की, जंगलों में चले गए, अशिक्षित रह गए, आज भी पहाड़ों में जंगलों में गुजर रहते हैं। और घुमंतु अर्ध घुमंतु में जो भारत की जो नोटिफिकेशन जो भी लिस्टेड हुई उसमें भी गुजर जाति लिस्टेड हुई, पर उसकी भी क्रियान्विति अभी तक नहीं हो रही। तो पता नहीं इस समाज, इस लोगों को, ये लोग कौन सी शक्ति है जो इनको दबाना चाह रही, जबकि ये हमेशा राष्ट्र कौम जाती रही है। हाँ, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन ऐसा बताते हैं कि गुर्जर कभी किसी प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। पहले वकील साहब थे अपने उत्तर प्रदेश के, वो भी मुख्यमंत्री बनते उनको भी डिप्टी सीएम बना गया। और राजस्थान में सचिन पायलट ने पूरा एक तरफा, जो बीजेपी से गुजर 13 कैंडिडेट थे वो सब हारे हैं और कांग्रेस को सपोर्ट दिया है। 70 बाहुल्य ऐसी सीटें हैं जहाँ से एमबीसी समाज के लोग क्षेत्र से ज़्यादा हैं जो जीता सकते हैं, उसमें से 65 कांग्रेस ने जीती है। तो ये बहुत बड़ा योगदान रहा उसको सपोर्ट करने में। फिर भी आला कमान ने उसकी नज़रअंदाज क्यों किया? शायद या तो उनको विश्वास नहीं था या फिर ऐसे कुछ शक्तियाँ या चाटुकार लोग थे जो उनको मुख्यमंत्री बनने से रोक रहे थे। कुछ लोग जो थे वो सचिन पायलट की पर्सनैलिटी को नहीं झेल पा रहे थे। हाँ, उसकी लोकप्रियता को वो नहीं झेल पा रहे हैं और उसके जो सोच है उस पर वो जो नहीं जा सकते वो उसको चैलेंज करना तो मेरे हिसाब से सही बात नहीं है। उसको चैलेंज करना हो तो फील्ड में आकर के करिए। आप ऐसे किसी को दबाने से ऐसे राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। लोगों को अगर आपको उससे जीतना है तो फील्ड में आकर के जीतना चाहिए। अपनी लोकप्रियता कितनी है, अपने नाम से लड़ो, उनके नाम से आप फायदा लेते हो। जैसे मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुआ था तो पायलट साहब को मेरे हिसाब से यहाँ 7 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी, उसमें से 6 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तो उनकी अगर लोकप्रियता नहीं होती तो बीजेपी का जो शासन है प्रदेश और प्रदेश में, उसको छोड़ करके पायलट साहब के हिसाब से 6 सीटें कैसे जीती उन्होंने? उसके लोकप्रियता के हिसाब से जीती। और भी कई जगह वो छत्तीसगढ़ गए, चंडीगढ़ गए, और भी कई जगह जो चुनाव में गए तो उपचुनाव में जहाँ उनकी ड्यूटी लगी, मेरे हिसाब से उनको कांग्रेस आला कमान को सकारात्मक रिजल्ट ही मिला। कहीं ने उन्हें माइनस पॉइंट उनकी वजह से नहीं हुआ। 2020 में 12 जून जो राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि थी, उस दिन उन्होंने एक कदम उठाया, अपने कुछ साथियों के साथ आला कमान से वार्ता करने, आला कमान के समक्ष अपनी पीड़ा, जैसा वो कहते हैं कि हम बीमार थे और डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने गए थे, अपनी बीमारी बताने गए थे। उस कदम को आप कैसे देखते हैं? देखो, उस टाइम का राजस्थान की जो जनता है उन्होंने उनके नाम से और उनके वादों से उनको वोट दे करके मुख्यमंत्री की सीट राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। तो कहीं न कहीं उनके कामों में रुकावट आना, उनके जो कहे हुए काम नहीं होना, तो काफ़ी घुटन महसूस होने में जनता को जवाब क्या दे, तो उसी शिकायत को लेकर के ये आला कमान के पास जाना चाह रहे थे। परंतु इसको एक ऐसा रूप दिया गया कि भाई ये भविष्य में विद्रोह टाइप रहे और दरार पैदा हो जाए और ये अपमानित होकर के कांग्रेस से निकल जाए। उसी षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने ये घटनाक्रम को अंजाम दिया। कुछ जो इस सामाजिक जो शक्तियाँ होती है
जो एंटी ब्रोशो होती है, उन लोगों ने इसको अंजाम देने का काम किया। बाकी ऐसा कोई विद्रोह का मामला नहीं था। वो अपनी बात आला कमान तक पहुंचाना चाह रहे थे। वहाँ तक पहुंचाने के लिए ही वो लोग इकट्ठे होके उन्होंने समय भी लिया था, परंतु पीछे से वो जहाँ वहाँ नहीं पहुंचे, उनसे पहले से राजस्थान में अलग होटल में जाना, इकट्ठे होना, वो तो आपस में दरार की बातें होगी। इस हिसाब से ये विद्रोह हुआ। और बाकी विद्रोह होते तो पार्टी छोड़ देते, पार्टी नहीं छोड़ी। जब इसको निकालने का इतने प्रयास कर लिए तो इनका सपोर्ट करने का करो तो आपको भविष्य में भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। राजस्थान के एक मंत्री हैं राजेंद्र सिंह गुड़ा, वो कहते हैं कि वो 18-19 लोग नहीं थे, वो 45 लोग थे जो घुटन महसूस कर रहे थे, लेकिन उनमें से आधे वापस आ गए थे। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। जो बॉर्डर क्रॉस करके चले गए थे उसमें से कुछ वापस आ गए, और कुछ ऐसे विधायक थे जिसको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिए, उसमें जो एसीजी वगैरह लगा दी, उसको दबाव प्रेशराइजर करके उनको वापस लाए गए। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो बीटीपी के विधायक हैं, आप लोगों ने लाइव देखा होगा, उनके सामने कितनी पुलिस पड़ी रही, कितनी गाड़ियों की चाबियां निकाल ली, जबरदस्ती उसको होटलों में लगेगी। तो आप समझ सकते हो कि दबाव के तहत ये कार्यक्रम को, घटना को अंजाम दिया गया। बाकी आपकी लोकप्रियता है तो वो बिना पद के उनकी इतनी लोकप्रियता है, तो आप 1 मिनट के लिए आपके पद छोड़ के आपकी लोकप्रियता का अंदाज लगाओ, आपको पता चल जाएगा भाई आपके कितने गहरे पानी में हो। तो ये जो कुछ हुआ अभी 25 सितंबर को, जो एक विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, बैठक नहीं हो पाई, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये मानना है कि ये देश के इतिहास में एक अलग तरह का घटनाक्रम हुआ है कि मैं कुर्सी छोड़ना चाहता था और मुझे विधायकों ने कुर्सी नहीं छोड़ने दी। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। गहलोत साहब बड़ा नेता है, 50 साल का उनको अनुभव है, परंतु ये जो पासा जो गहलोत साहब ने फेंका है, बुद्धिजीवी लोग जो इसका मंथन कर रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं कि भाई ये गहलोत साहब का पासा खुद भी उल्टा पड़ गया। बाकी ये प्लानिंग के तहत हुआ है, और अंदर इसकी सारी जो मेजोरिटी थे उनसे सारा प्लान होने के बाद में ये 1-to-1 जो विधायकों की जो मीटिंग है, क्यों नहीं करना चाह रहे? उसमें क्या दिक्कत है? अगर एक विधायक से मिलकर के राय ले लेना, राय ले तो उसमें जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अगर पायलट साहब के पक्ष में नहीं होते तो आप सीएम रह जाते, और पायलट साहब के पक्ष में होते तो आप उसको बढ़ाना चाहिए था, आप दूसरों को भी आगे आना देना चाहिए, आप उनके उस पर आशीर्वाद देकर उनको आगे बढ़ाना चाहिए था। तो ये सब कुछ रणनीति के तहत ही मुख्यमंत्री ने किया। बिल्कुल, ये रणनीति के तहत ही हुआ। और खुद चले गए जैसलमेर दिन में, हाँ, प्रताप सिंह खाचरियावास को ले गए, जो इनके साथ में थे वो फ्लाइट से उतर के दूसरी मीटिंग में जा रहे, तो उसका अर्थ सब लोग समझते हैं, उसको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। हाँ। और जो हुआ वो इनके सामने और नजरों में हो तो अच्छी बात नहीं। अगर एक सीएम एक लाइन का प्रस्ताव कह दे कि भाई मीटिंग है, वहाँ विधायक नहीं जावे, तो ये सीएम पर भी सवाल उठता है। और वो उनके निवास में मीटिंग हो रही, तो उनके निवास की मीटिंग में उनको नहीं जाने का क्या दिक्कत है? हाँ, बैठक भी उन्हीं के अनुसार सीएमआर में हो रही थी। हाँ, कोई दूसरी जगह हो तो चलो अपने मान भी लेते, पर वो तो सीएमआर में हो रही थी और मुख्यमंत्री की सानिध्य में हो रही थी। फिर उनको एक 1-to-1 बात करने में जो उनके प्रदेश के जो देश के जो पर्यवेक्षक आए थे, उनको बताने में क्या दिक्कत आ रही थी? सचिन पायलट का आगे आप क्या भविष्य देख रहे हैं अक्टूबर 2022 में? देखो, सचिन पायलट युवा है, अच्छी सोच के हैं, आगे बढ़ने वाला है और उनका भविष्य उज्जवल है, और वो लंबी रेस के घोड़े हैं और लंबे चलेंगे। जिस पद रेस पे चल रहे हैं, इसी पे अगर चलते रहेगा तो बहुत बड़े आगे जाएंगे, और इस राजस्थान और देश को उनसे कई बड़ी उम्मीद है। कई उम्मीदें हैं लोगों को, तो अक्टूबर में कुछ बदलाव हो सकता है। देखो, जहाँ तक अपन चाहते हैं कि भाई आला कमान का अभी इनके प्रति जो सकारात्मक रुख अपन को सहानुभूति के देखने में जो मिल रहा है, अगर इनको जो सरकार वापस कंपटीशन में या रिपीट में करनी है तो इनको सीएम बनाना पड़ेगा, और बाकी नहीं करनी है तो जो चल रहा है उससे पहले भी इनके नतीजे आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। जबकि अपन कोई पार्टी के सदस्य भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेंगे। अपने लिए तो कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा सब बराबर है। अपन तो एक धार्मिक स्थान के से जुड़े हुए, और सभी लोग अपने मंदिर में आस्था रखते हैं, आते हैं, अपने लिए सब समान है। समाज के लोगों के लिए आपका कोई संदेश? समाज के लोगों को तो देखो, जो कर्नल साहब ने अभी जो आरक्षण के तहत जो लोगों को मैसेज दिया, उसके पद चिन्हों पर चल करके उनके जो अधूरे सपने रह गए, वो अपन सब लोगों को मिल करके सभी क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, सामाजिक सुधार क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में अपन को आगे बढ़ करके उनके सपने को साकार करना चाहिए। और समाज के जो बंदा है, व्यक्ति है, और जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं,
उनके भविष्य की अपन को सोचना चाहिए। जो जिस क्षेत्र में जिनकी जरूरत है उसको अपन के आर्थिक सामाजिक जिस क्षेत्र में जिस जरूरत की मदद है उसमें अपन को आगे बढ़ाना चाहिए। जहाँ अपने समाज के हॉस्टल है, छात्रावास है, जहाँ नहीं है वहाँ बढ़ाने चाहिए। जो बने हुए उसके संरक्षक के रूप में अपन को उसकी देखरेख करनी चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने नौकरी लगी है, कितने लगने वाले हैं, कौन कमज़ोर है, कौन होशियार है, सबकी छटनी करके उस पर निगरानी कमेटी होनी चाहिए और अच्छा उसका निर्देशन होना चाहिए। एक मार्गदर्शन मंडल होना चाहिए। जो बच्चा जिस फील्ड में जा रहा है उसके तेज उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ऐसे लोगों को भी आना चाहिए जो जिस क्षेत्र में है वो अच्छे बच्चों को मोटिवेशन करे, उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उनको ले जाए और समाज का उत्थान करे। राजस्थान की राजनीति में दो शब्द काफ़ी चल रहे हैं। आप चूंकि मंदिर महंत हैं, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आपको किसी चीज़ में घसीटा जाए। वफादार और गद्दार, कौन वफादार है और कौन गद्दार है? देखो, जो वफादार 50 साल से जो उनका शीर्ष नेतृत्व समझ रहा था वो वफादारी के तहत उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बनाना चाह रहे थे, पर वो वफादारी में कहीं ना कहीं अभी उसको जो दाल में काला दिखा है उसके तहत उसका नॉमिनेशन नहीं हुआ है। और जिसको जो गद्दार समझ रहे हैं वो तो उसको वफादार की नज़र से अब वो आला कमान देखने लगा है। तो भविष्य में बहुत अच्छा होगा और होना भी चाहिए। और जिसने मेहनत की उसको कम से कम 1 साल का फल तो मिलना ही चाहिए। पहले कम से कम 1 साल का, हाँ, मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है ऐसे 1 साल में वो पार्टी को, सरकार को, जैसा कि यहाँ टर्न घूमता है 5 साल राजस्थान में कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, पार्टी को कंटेस्ट में चुनाव में ले आएंगे? देखो, अगर पायलट साहब के हाथ में अगर कमान आती है तो ये राजस्थान के अंदर मेरे हिसाब से बहुत ही कंपटीशन के हिसाब से चुनाव होंगे और बहुत ही कंपटीशन में इनकी सीटें आएगी और मजबूती के साथ में ये पायलट साहब इनके सामने डटकर मुकाबला करेंगे। और आगे भी अगर इनको मौका मिला और सबने साथ दिया, सब एक साथ रहे, तो ये जो क्रम जो हमेशा चलता है शायद वो इस बार मिथक टूट सकता है। साथियों, इस समय हम बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हैं और उज्जैन में इस समय आप देख रहे हैं नरोत्तम सिंह जी, राजस्थान के भरतपुर जिले के अड्डा, बयाना तहसील के अड्डा गांव, वैर विधानसभा क्षेत्र के अड्डा गांव के रहने वाले हैं। ये इनके छोटे भाई हैं निरंजन सिंह जी, इनके कार्यालय पर बैठे हुए हैं। इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो उज्जैन सहित दूसरे इलाकों में चलता है। महाराज जी, आपने बहुत कीमती समय, बहुत ज़्यादा कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप देखो, हम तो समाज के लिए और देव भक्तों के लिए हमेशा 24 घंटे इसी क्षेत्र में काम करते हैं। हमेशा जहाँ हमारी जरूरत होती है हम खड़े रहते हैं, सबका सहयोग भी करते हैं। हम चाहते हैं कि भाई सब एकजुट रहे, एकता के साथ रहे और एक होके रहे। आपस में कोई अगर मन मुटाव है तो बैठ के दूर करना चाहिए। एक दूसरे के साथ में सोशल मीडिया पे भी खींचाखींची नहीं करनी चाहिए। जिनको कोई अगर तकलीफ दुख है तो उनके भाई टेलीफोन से बात करें। सामाजिक उस बात को उछाल करके मीडिया के माध्यम में सर्व समाज में धूमिल नहीं करें। यही है अपना तो सुझाव। और आगे समाज उसका भला भगवान देवनाथ हमेशा करता आया और करता रहेगा और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जय श्री देवनारायण भगवान, जय श्री राम, जय श्री भारतवर्ष। बोलिए देवनारायण भगवान की जय।